हेलो फ्रेंड्स। तो 18 अगस्त 2024 को यूपीपीएससी एग्रीकल्चर सर्विस एग्ज़ाम की परीक्षा हुई और इस परीक्षा में कुल मिला के 120 प्रश्न पूछे गए थे। और इन 120 प्रश्नों में जो आपका भाग एक था सामान्य अध्ययन वाला, इसमें कुल मिला के 40 प्रश्न थे और बाकी जो प्रश्न थे वो कृषि पर आधारित थे। हालांकि जो प्रश्नों का लेवल है उसको देखकर आप यही कहेंगे कि सभी 120 प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे गए, प्रश्नों का लेवल लगातार जो है बहुत ही अप जा रहा है। प्रश्नों को देखकर आपको यही लगेगा कि अगर आप यूपीपीएससी की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है उसकी तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको मेहनत और अधिक करना पड़ेगा। क्योंकि पहले होता था ना कि जो प्रश्न होते थे थोड़े से सस्ते लगते थे कि चलो ये प्रश्न तो मैंने बहुत पहले पढ़ा था और अभी तक याद है, लेकिन अब जो प्रश्न आ रहे हैं ना वो बहुत ही डीप में जाके पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप आने वाले आरओ यूपीपीएससी, खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड, जीएससी वगैरह, यानी कि जिसमें जीएस पूछा जा रहा है, तो जीएस काफ़ी निर्णायक रहता है। तो जीएस के लिए अब आपको काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा। भले ही उनकी संख्या 30 प्रश्न 40 प्रश्न हो, एलटी ग्रेड में तो 30 प्रश्न ही पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर 40 प्रश्न पूछा गया था और जीएससी में भी 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। और बाकी अगर आरओ या फिर यूपीपीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं देखें तो उसमें तो खैर मिला के 140 150 प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं और सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे और बाकी कुछ ऐसे भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको पता होने ही चाहिए। तो जितने भी प्रश्न यहाँ पर दोबारा से सामान्य अध्ययन के अंतर्गत किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आ सकते हैं, सभी प्रश्नों को देखेंगे। लगभग पूरा पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं सामान्य अध्ययन, उसके बाद बाकी के प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप कृषि और जीव विज्ञान के अंतर्गत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण मान सकते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये जीएस का प्रश्न होगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 2025 तक भारत में 60 वर्ष तथा अधिक आयु की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो अनुमान है ये है 158 मिलियन का है। ऑप्शन सी इसका सही था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य फोक डांस नहीं है। तो देखो, नौटंकी, चारकुला और कथक ये सभी यूपी से संबंधित हैं, लेकिन छाऊ का संबंध, देखो फ्रेंड्स, जो छाऊ है ना, ये नृत्य उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में होता है। तो ये यूपी का नहीं है, यूपी से इसका संबंध नहीं है और यही हमारा आंसर था, ऑप्शन सी। नीचे भारत के रबड़ उत्पादक राज्यों की सूची दी गई है। उत्पादन की प्रतिशत मात्रा के अनुसार घटते क्रम में सही युग्म को सुमेलित करना था। तो देखो, घटता यानी कि सबसे ज़्यादा और सबसे क्रम में जाएंगे। तो लगभग देखा जाए तो 75 से 80% जो रबड़ का उत्पादन होता है वो केरल में ही मिल जाता है आपको। और इसके बाद देखा जाए तो दूसरे स्थान पर आपका आ जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु, फिर तीसरे स्थान पर आएगा आपका कर्नाटक, चौथे स्थान पर आएगा आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 ये आपका ऑप्शन बी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, जेल जहां सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक तथा लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया। अब यहाँ पर अगर बात केवल सुभाष चंद्र बोस के बारे में होती तब हम अलीपुर न्यू सेंट्रल जेल को कंसिडर करते, लेकिन बात यहाँ पर हो रही है सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय तीनों के संदर्भ में। तो तीनों ही किस जेल में रहे हैं, तो ये आपका मांडले जेल है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, मांडले। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि रीजनिंग पर आधारित हैं, तो इस पर एक अलग वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रश्न काफ़ी लंबे हैं, तो एक प्रश्न डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो मैथ के और रीजनिंग के प्रश्न हैं उनको मैं छोड़ रहा हूँ, केवल जीएस के प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किनके चुने हुए भाषणों को एक पुस्तक के रूप में लोकतंत्र के स्वर नाम से प्रकाशित किया गया। लोकतंत्र के स्वर या किनके चुने हुए भाषणों का एक अंश है। तो ये रामनाथ कोविंद ने जो भाषण दिए हैं तो उनके भाषणों का अंश है लोकतंत्र के स्वर में। तो आपका ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जनपद है सोनभद्र, जो कि 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है।
इसमें कौन कौन से राज्य हैं, तो एक तो आपका एमपी है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ है और झारखंड भी है और बिहार भी है। ठीक है, तो सोनभद्र इसका उत्तर है। वर्षा जल संचयन और स्प्रिंकलर सेट वितरण योजना किस क्षेत्र में क्रियान्वित की गई है, तो बुंदेलखंड में इसका उत्तर बनेगा, ऑप्शन बी सही था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन किस वर्ष पारित किया गया था, तो 2005 में। कभी कभी डेट भी आपसे पूछ लेगा, तो देखो ये जो 12 अक्टूबर की डेट थी, 12 अक्टूबर 2005, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। किसका यूनियन हेल्थ मिनिस्टर द्वारा फरवरी 2024 में प्रारंभ किया गया है, तो देखो यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं। एम्स एसबीआई डिजिटल हेल्थ वॉलेट, एम्स एसबीआई स्मार्ट पेमेंट कार्ड, एम्स एसबीआई कैशलेस ट्रांजैक्शन कार्ड, एम्स एसबीआई स्मार्ट हेल्थ कार्ड। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया के द्वारा फरवरी 2024 में एम्स एसबीआई स्मार्ट पेमेंट कार्ड को शुरू किया गया था। इसका उत्तर ऑप्शन बी है। तो प्रश्नों का लेवल आप देख रहे होंगे। करंट अफेयर से भी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बहुत चर्चित प्रश्न नहीं है। ऐसे प्रश्न हैं जो कि प्राय जो स्टूडेंट होते हैं वो उसको इग्नोर कर देते हैं, उनको लगता है कि ये प्रश्न एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन यही देखिए एग्जाम में आ रहा है। व्यवसाय में लाभ एवं सेवा का प्रयोजन क्या है? व्यवसाय में लाभ और सेवा का प्रयोजन होता है पूरक, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, अदरवाइज जो है फिर आनंद नहीं आता है व्यापार का। भारतीय मानक समय निम्न में से किस मध्याह्न देशांतर द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो बात हो रही है यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में, IST के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो ये जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के द्वारा निरूपित होता है। और ये जो रेखा है ये कहाँ से गुजरती है फ्रेंड्स? तो ये गुजरती है आपके मिर्ज़ापुर से। अगला क्वेश्चन देखिए, आलू पौधे का कौन सा भाग है? आलू जो है ये पौधे का तना होता है। ठीक है, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ मिलेगा आपको? भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, तो लखनऊ, जयपुर, कोलकाता और नई दिल्ली में। इसका उत्तर बनेगा फ्रेंड्स नई दिल्ली, ऑप्शन डी करेक्ट है। स्थापना होती है इसकी 1905 में और हाल ही में इसके जो नए हेड बने हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डॉक्टर हिमांशु पाठक। तो ये नाम भी याद रखना आप। प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो देखो जो प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक कारखाना था इसकी स्थापना हुई थी 1613 में। और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी सूरत में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। और किस तेल की शुद्धता का मूल्यांकन करने के लिए कन्नौज में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, इसका जो मुख्यालय है कन्नौज में है। मतलब ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कन्नौज में स्थित है। और जो आपका मेंथा ऑयल होता है ना, जो भी सुगंधित तेल होते हैं उनकी शुद्धता का मूल्यांकन करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जो आपकी किडनी होती है ना, ये किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो उत्सर्जन के लिए, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन पैनल, एक राष्ट्र एक चुनाव जो पैनल गठित किया गया था उसके अध्यक्ष चुने गए थे कौन? तो रामनाथ कोविंद चुने गए थे। विकल्प ए इसका सही है। कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? संविधान सभा जो गठित हुई थी उसमें संवैधानिक सलाहकार चुने गए थे BN राव। इस प्रश्न का ऑप्शन डी जो है सही उत्तर था। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित अधिनियमों को उनके वर्ष से सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना था। तो देखो यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपको पता ही है, इसका तीसरा वाला विकल्प सही है, 1972 में पारित हुआ था। और फिर अगर आप देखेंगे इसका जो उत्तर है वो कौन सा मैच हो रहा है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये पारित हुआ था 1986 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम ये पारित हुआ था 2010 में। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बात हो रही है, NGT के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम ये कब पारित हुआ था? तो दोस्तों ये पारित हुआ 2002 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम ये 2002 में पारित हुआ था। तो इसको आप मैच करेंगे तो इसका उत्तर था ऑप्शन डी। कौन सा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में विस्तृत नहीं है? बहुत ही ध्यान से देखिए, प्रश्न क्या है कि कौन सा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में कौन कौन से कोयला क्षेत्र हैं जो कि आपको मिलेंगे? तो देखो जो दामोदर घाटी है इसको भारत में कोकिंग कैसल का मुख्य केंद्र माना जाता है। दामोदर घाटी में
जो कोयला क्षेत्र हैं उसमें आपका झरिया आता है, रानीगंज आता है, पश्चिमी बोकारो, पूर्वी बोकारो, उत्तरी और दक्षिणी कर्णपुरा, ये सब आते हैं। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है वो ऑप्शन बी है, तंदूर। ऑप्शन बी इसका सही होगा। उत्तर प्रदेश में औषधि पार्क कहाँ बनने जा रहा है? तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इसका उत्तर आयोग क्या देता है मुझे नहीं पता, लेकिन बात हो रही है यहाँ पर फार्मास्यूटिकल पार्क के बारे में, जो कि बुंदेलखंड में बनने जा रहा है, और बुंदेलखंड का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर बुंदेलखंड होना चाहिए था, फिलहाल ऑप्शन में नहीं है बुंदेलखंड। देखते हैं आयोग इसका उत्तर क्या मानता है। निम्नलिखित में किसने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को प्रतिपादित किया है? आपको पता है इसका उत्तर क्या होगा। तो बात हो रही है यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, तो टैंसलेन यानी कि विकल्प डी सही है, और ये शब्द 1935 में दिया था टांसले ने। अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 वृक्षारोपण समारोह में भारत सरकार की ओर से कौन सा पौधा लगाया गया था? तो भारत सरकार ने जो पौधा लगाया था वो पीपल का था। ऑप्शन सी सही है इसका। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। आप कमेंट करके ये बता दो कि इस साल 2024 की थीम क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आरओ में यही आ जाए। एक हार्स पावर 1 HP की वैल्यू कितनी होती है? 746 वाट। कक्षा 7 में मैंने पढ़ा था इसे। यदि दिल्ली का कोड CCIDO है तो बॉम्बे का कोड क्या होगा, ये बताना था। 1 रुपये का नोट, आपको पता ही है कि 1 रुपये का जो नोट होता है उसे भारतीय स्टेट बैंक नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसका सही उत्तर था ऑप्शन डी। फिर देखिए जो मिलेट्स है ये क्या होता है? मिलेट्स मतलब ज्वार और बाजरा होता है। पल्सेस ये प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं। चना जो होता है ये रबी की फसल है। और चाय, तो इस प्रकार से इसको सुमेल करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, शक सातवाहन युद्ध कब हुआ था? तो देखो फ्रेंड्स, शक सातवाहन युद्ध ये पहली दूसरी शताब्दी में ये हुआ था। ठीक है, पहली दूसरी शताब्दी में यह युद्ध लड़ा गया था, यानी कि ईसवी संवत के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। यशोधर्मन नाम है, यशोधर्मन और मेहर कुल का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 532 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, 532 ईसा पूर्व में, यानी कि BC में इसका युद्ध हुआ था। अजात शत्रु तथा लिच्छवी संघर्ष ये भी मिलेगा आपको 494 से 462 ईसा पूर्व के बीच में। स्कंदगुप्त तथा हुणों का संघर्ष होता है 466 ईस्वी में AD में। तो सबसे पहले जो युद्ध यहाँ पर हुआ वो कौन सा होता है? तो देखो फ्रेंड्स, पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पुराना, सबसे पहले होता है आपका शक सातवाहन युद्ध। इसके बाद स्कंदगुप्त तथा हुण संघर्ष होता है। उसके बाद क्रमशः पीछे जाएंगे तो फिर यशोधर्मन और फिर अजातशत्रु वाला। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी आपका सही है। आगे बढ़िए। सीमित दायित्व वाली साझेदारी यानी कि LLP फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या क्या होती है? LLP जो फर्म होता है उसमें साझेदारों की जो अधिकतम संख्या होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन ए सही है, 100 होती है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय की राष्ट्रीय समिति गठित की गई थी? पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय की राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया? तो दोस्तों इसका गठन हुआ था कब? तो 1981 में। अगर यहाँ पर उत्तर होता 1981। इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप क्या कहेंगे? EPCO कहेंगे, EPCO। लेकिन यह राज्य स्तरीय था जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पर? भोपाल में। अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो NCEPC के बारे में बात हो रही है, क्योंकि मतलब इसका फुल फॉर्म रहेगा नेशनल कमेटी ऑन एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन वाज फाउंड बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो इसका उत्तर आपको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? तो राष्ट्रीय समिति गठित की गई थी कब? तो फ्रेंड्स ये इसका गठन था 1972 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही है, 1972। ठीक है। शिवाजी के अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होता था पेशवा। पेशवा जो होता था वो मंत्रियों का मंत्री होता था, यानी कि मंत्रियों में प्रधान होता था पेशवा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए ये तो रट लेना आप, कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का जो औसत होता है 15.8 होता है। ये कहीं पर लिख लो और रट लो, ये एग्ज़ाम में बार बार आता है। दूध में कौन सा अम्ल मिलता है? तो लैक्टिक एसिड मिलता है। और फिर अंतिम प्रश्न जो कि GS के अंतर्गत पूछा गया था, ये आप देख सकते हैं, एक आया जिसका परिमाप। तो ये प्रश्न छोड़ के आगे बढ़ते हैं।
और बाकी जो प्रश्न हैं वो कृषि पर आधारित हैं, लेकिन प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जीव विज्ञान और कृषि के अंतर्गत किसी भी प्रौद्योगिकी परीक्षा में, यूपीपीसीएस में भी, आरओ में भी रिपीट हो सकते हैं। तो जलवायु के आधार पर केले को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये होगा आपका उष्णकटिबंधीय फल, यानी कि विकल्प ए इसका सही है। कितने प्रकार के कण को मृदा कोलाइड माना जाता है? तो जिसका आकार लेस देन 0.001 मिलीमीटर होता है उसको मृदा कोलाइड के नाम से जाना जाता है। सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? सहकारी समिति अधिनियम या किस वर्ष में पारित हुआ था? तो 1 मार्च 1912 को, 1 मार्च 1912 को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राथमिक खनिज का उदाहरण है? प्राथमिक खनिज क्या होता है? प्राथमिक खनिज मिट्टी और शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं जिन्हें संश्लेषित नहीं किया जा सकता, और इसमें उत्तर था आपका माइका। कौन सा बोरोडो मिश्रण के घटकों को सही ढंग से दर्शाता है? जो बोरोडो मिश्रण होते हैं वो क्या होता है? तो देखो, बोर्डेक्स मिश्रण भी इसे कहते हैं। इसमें कॉपर सल्फेट और हाइड्रेटेड चूना रहता है, यानी कि विकल्प डी सही है। ICAR केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान किस संस्थान एवं वर्ष में स्थापित किया गया? तो देखो, यहाँ पर बात हो रही है ICAR केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के बारे में। तो ये कब स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन बी, देहरादून में स्थित है ये। 1975 इसका वाला जो था उत्तर था। एग्जैक्टली यह 1 अप्रैल 1974 में ही स्थापित हुआ था, लेकिन विकल्प में 1974 है नहीं, तो यही सबसे क्लोज आपका आंसर है। नैनो DAP जो होती है उसमें नाइट्रोजन होता है 8 और फास्फोरस होता है 16 के रेशियो में, 8:16 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो रेशियो है। ब्यूटीफुल गार्डन ये किताब लिखी गई है MS रंधावा के द्वारा। और कौन सा एक उपयोगिता का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर देखो, अधिकार उपयोगिता। और कौन सी सूत्रकृमि द्वारा होने वाली गेहूं की बीमारी है? तो ये टुंडू और मोलिया जो होते हैं ना, ये सूत्रकृमि द्वारा होने वाली बीमारी है। मृदा के भौतिक वातावरण में सम्मिलित नहीं है। मृदा का जो भौतिक वातावरण है उसमें जल, हवा, तापक्रम तीनों होता है, लेकिन मृदा विद्युत चालकता से कोई संबंध नहीं होता है। तो यही हमारा उत्तर है। 85% से अधिक आर्द्रता पर पके केले के भंडारण के लिए अनुशंसित तापक्रम क्या है? तो देखो, इसका जो उत्तर बनेगा ना वो यही रहेगा, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी। धान का संकर बीज प्राप्त करने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है आपका कोशिका द्रव्य आनुवंशिकी नरबाध्यता। तो ये आपका विकल्प बी इसका उत्तर है। फिर अगला है कि सजातीय वर्गीकरण के आधार पर भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? सजातीय वर्गीकरण के आधार पर भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, ये प्रश्न है आपका। इसका उत्तर होगा रंधावा के मुताबिक 15, यानी कि विकल्प डी इसका सही है। भारत में कोऑपरेटिव आंदोलन के जनक कौन है? तो ये आप जानते होंगे, इसका उत्तर क्या बनेगा? विकल्प सी, F निकोलसन जो हैं भारत में कोऑपरेटिव आंदोलन के जनक माने जाते हैं। फिर यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? CCC जो होता है ये सूखा सहन क्षमता बढ़ाता है, सही है। NAA पुष्पन को बढ़ाता है, सही है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन घटाता है, और ये भी सही है। GA3 पौध की बढ़वार को प्रोत्साहित करता है, तो ये गलत है। तो यही हमारा उत्तर है, ऑप्शन डी। किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना के संदर्भ में 2 यहाँ पर स्टेटमेंट हैं। पहला है कि 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। दूसरा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना अल्पावधि लंबी अवधि की खेती की आवश्यकता, फसल कटाई के बाद के खर्च को पूरा करने के लिए समय समय पर ऋण प्रदान करती है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों ही कथन आपके सही हैं, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हैं। तो इसमें जो 1 और 2 वाला विकल्प था सही था। मादा मच्छर में जो स्टाइलेट होते हैं उनकी संख्या 6 होती है। और अगला क्वेश्चन था कि कौन सा एक मृदा वनस्पति नहीं है? मृदा वनस्पति कौन सा नहीं है? तो बैक्टीरिया। और बैगनी धब्बा किस सब्जी की फसल का एक फफूंदजनक रोग होता है? तो ये प्याज में मिलेगा आपको, ऑप्शन सी करेक्ट है। पानी के बहाव के द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने की जिस मिट्टी का निर्माण होता है, तो आपको जलोढ़ मिट्टी आप जानते होंगे, यहाँ पर लिखा गया है एलुवियम, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। एलुवियम जलोढ़ मिट्टी एक ही होती है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी। ट्रिटिकल जो होता है ना, ये गेहूं और राई के बीच का संकरण होता है, ऑप्शन सी सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि
निम्न युग्मों में फलों की प्रजातियों से संबंधित युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा? तो जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना था। जैसे जो रेड लेडी है ये पपीता की प्रजाति होती है, पपीता की प्रजाति है, आम की प्रजाति, केले की प्रजाति नहीं है ये। और आम की प्रजाति है बॉम्बे ग्रीन, पपीता की है अर्का सूर्या, और आंवला की फ्रांसिस होती है। रेड लेडी ये पपीता की प्रजाति होती है। तो विकल्प ए इसका उत्तर था, आपका आंसर था ऑप्शन ए। मृदा संरक्षण कार्यक्रम में समोच्च मेड़बंदी का कार्य उन भूमियों पर किया जाता है जहाँ ढलान होती है। फिर अगला क्वेश्चन था यहाँ पर प्रजाति और समष्टि, तो किस प्रकार से इसको आप मैच कराएंगे, ये यहाँ पर प्रश्न था 66। और इसका जो उत्तर बनेगा क्या बनेगा, ए का देखो 3 है, विषमांगी एवं विषम युग्मी जो होते हैं ये संकर कहे जाते हैं। तो ए का 3 वाला विकल्प बस यहीं से आप ले सकते हैं। बी का 2 है, यानी कि शुद्ध वंशक्रम समांगी एवं विषम युग्मी होते हैं। इसके बाद है सी का 4, बहुवंशक्रम में आएगा विषमांगी एवं समयुग्मी, और स्वतंत्र परागित में आएगा समांगी एवं समयुग्मी। तो इस प्रकार से इसका उत्तर है। ह्यूमस में सबसे अधिक प्रतिशत में क्या पाया जाता है? बहुत सारे लोग इसका आंसर नाइट्रोजन में देंगे, जबकि नाइट्रोजन मात्र 6% होता है। ह्यूमस जो होता है ना, इसमें सर्वाधिक पाया जाता है कार्बन। तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, 60% लगभग कार्बन होता है। फिर यहाँ पर क्या है देखते हैं, नाफेड के संदर्भ में, नाफेड के बारे में प्रश्न है कि नाफेड की स्थापना कब होती है? 2 अक्टूबर 1958 को सही है। स्थापना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ये भी सही है, यानी कि इसका जो विकल्प 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही हैं। STCR अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों ये राममूर्ति इसका उत्तर बनेगा। राममूर्ति जो है वो STCR अवधारणा के प्रतिपादक हैं। सुनहरा पीला रंग का टैग किस वर्ग के बीज में प्रयोग में लाया जाता है? तो सुनहरा पीला रंग का जो टैग होता है वो प्रजनक बीज, ऑप्शन बी इसका सही था। फिर क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, यूरोपियन मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कुछ प्रश्न मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो प्रश्न हैं वो UPPSC कृषि सेवा से संबंधित हैं, तो सारे प्रश्न जीएस में नहीं आएंगे। और फिलहाल जो प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं यहाँ पर करवा देता हूँ। जैसे कि यूरोपियन मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है ये भी कम ही पूछा गया है, लेकिन आप पता कर लीजिएगा। इसको कहते हैं एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा ये यूरोपियन मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। और कौन सा फिंगर मेलेट का वैज्ञानिक नाम है? फिंगर मेलेट का वैज्ञानिक नाम पूछ रहे हैं, तो उत्तर बनेगा ऑप्शन डी, एल्यूसिन कोराकाना। यह फिंगर मिलेट का वैज्ञानिक नाम है। पौधों में प्रथम विषाणु रोग को किसने बनाया? पौधों में प्रथम विषाणु रोग को किसने बताया है, ठीक है। मतलब जो पौधों में विषाणु रोग होते हैं इसके बारे में सबसे पहले किसने बात करी है? तो दोस्तों इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन बी, MW विंजरिक, यानी कि विकल्प बी सही है। ये देखिए क्वेश्चन था कि इकाइनोक्लोआ फर्मेंटेसिया किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये बाजरे की प्रजाति होती है, विकल्प ए सही है। आम्रपाली जो आम होता है ना, पूछ रहे हैं कि यह किस क्रॉसिंग से आप प्राप्त कर सकते हैं? तो दशहरी के साथ नीलम जब क्रॉस करता है तो बनता है आम्रपाली। और कैल्शियम सिलिकेट में जो सिलिका होती है यह कितने प्रतिशत होती है? तो लगभग 41% होती है। इनहेरिटेंस के समय 2 अथवा 2 से अधिक जीन के एक साथ अस्थायित्व बनाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? फिलहाल इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। और पुडुचेरी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र KVK कब स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बनेगा 1974 में, विकल्प ए आपका करेक्ट है। पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम को ये 2001 में अधिनियमित किया गया था। ICAR खरपतवार अनुसंधान निदेशालय ये कहाँ पर मिलेगा आपको? तो ये जबलपुर में स्थित है। चने में किस प्रकार की कृषि क्रिया विशेष रूप से की जाती है? तो चने में उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो पौधे के ऊपरी भाग की कटाई की जाती है, इसको निपिंग कहते हैं, ठीक है। निपिंग में क्या होता है कि जो चने का पौधा होता है उसके ऊपरी भाग काटते हैं तो उसमें से ग्रोथ ज़्यादा होती है। सरसों की जो आरा मक्खी होती है वो प्यूपेशन करती है तने में, ऑप्शन ए करेक्ट है। और विज्ञान की वह शाखा जो मिट्टी की उत्पत्ति, उसके वर्गीकरण और विवरण का अध्ययन करती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पेडोलॉजी, ऑप्शन सी सही है।
परिवर्तनीय लागत को क्या कहते हैं? तो ये रहेगा आपका परिवर्तनीय है तो इसे कहेंगे आप अनुपूरक लागत, ऑप्शन सी करेक्ट है। रंगराजन समिति का संबंध मछली उद्योग से है और कपास की जो पर्ण कुंचन बीमारी होती है वो किसके द्वारा स्थानांतरित होती है? तो वो होती है सफ़ेद मक्खी के द्वारा, ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी में मौजूद पानी का रूप जो गुरुत्वाकर्षण के साथ नहीं चलता है, तो ये किसका जल होता है? ये ऊपर ही जाता है, गुरुत्वाकर्षण से इसका कोई संबंध नहीं होता है। जंगली जेई का वैज्ञानिक नाम ये भी पूछा गया था। जंगली जेई होती है, इसको अवेना फचुआ के नाम से जाना जाता है। बाकी जो प्रश्न हैं मैं शुद्ध रूप से कृषि पर आधारित हैं। 30 कुल मिला के 120 प्रश्न हैं, तो 30 प्रश्न आपके यहाँ पर शेष बच रहे हैं। तो ये जो 30 प्रश्न हैं शेष वाले, और जीएस में जो हम लोगों ने मैथ का प्रश्न छोड़ा हुआ है उनको हम एक अलग वीडियो में बना देंगे ताकि आप लोग समझ पाएँ। और जो लोग केवल जीएस पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बस इतना ही पढ़ना था, ठीक है। जीएस के अंतर्गत यही इतने ही प्रश्न हैं। हालांकि प्रश्नों का लेवल आपको देख के पता चल गया होगा कि आगामी कोई भी परीक्षा हो उसके लिए आपको जम के मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।